नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हम जो जीए और जीएस का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, उसका जो पार्ट 7 उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट का भाग 7 है, इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट 40 प्रश्नों को जगह दी हुई है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अर्थशास्त्र का जनक हम कहते हैं एडम स्मिथ को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ जो कौटिल्य नामक व्यक्ति थे, जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई, फेमस पुस्तक, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तथा यह जो पुस्तक थी जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, इस पुस्तक का एरिया क्या था? राजनीति। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो पुस्तक कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी वो इसका एरिया था राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, और गरीबी हटाओ का जो नारा है वह कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गरीबी हटाओ का जो नारा था यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। 5वीं पंचवर्षीय जो योजना थी, इसके अंतर्गत जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है कि इस 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइमलाइन क्या था? तो ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1978 तक चली थी, यानी कि इमरजेंसी के टाइम पीरियड में इस पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। जैसे भी आप याद रखिएगा, आपको पता होगा 1975 में जो है इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। उसी के दौरान इस योजना को लागू किया गया था। इसका टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 1974 से 1978। इसे भी आप याद रखिएगा। तथा जब 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार 1978 में बनती है, तो इस जनता पार्टी की सरकार ने 1 वर्ष पहले ही इस योजना को समाप्त कर दिया। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड कहते हैं, इसको इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं। इसकी जो स्थापना थी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो चिंतला गोविंदा राजुलू। तो इसे भी आप याद रखिएगा, चिंतला गोविंदा राजुलू जो है ये वर्तमान में क्या है? तो इसके चेयरमैन है नाबार्ड के। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और भारत में प्रथम जो नियमित जनगणना थी किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आप याद रखिएगा, अगर प्रथम जनगणना की शुरुआत पूछा जाए आपसे, तो यह हो जाएगा आपका 1872। लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है इस जनगणना की शुरुआत की गई थी। अगर सिर्फ जनगणना की बात हो, अगर नियमित जनगणना की बात हो, तो नियमित जनगणना इसके 9 वर्ष बाद स्टार्ट की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 से। 1881 से जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम जनगणना की शुरुआत के वर्ष की बात करें तो 1872 में यह जनगणना पहली कराई गई थी लॉर्ड मेयो के शासन काल में। जिसे भी आप याद रखिए, परंतु यह नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से होती है लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष, यानी कि ऑप्शन जो इसका है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डिस्टेंस की। अगला प्रश्न है, फोटो वोल्टिक सेल का संबंध किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या है? सौर ऊर्जा से संबंधित होती है फोटो वोल्टिक सेल, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, और लेग बिफोर विकेट यानी कि LBW का जो संबंध किस खेल से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो LBW का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, क्रिकेट। अगला प्रश्न है, पद्मनाभा स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह काफ़ी फेमस टेम्पल है, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। यह आपको मिलेगा केरल राज्य में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, केरल में। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स में आपको बताएं, जो ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है, इसमें सी का मतलब कौन सा देश से है? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बी से आपका ब्राज़ील होता है, आर से रसिया हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, सी से चाइना, और यस से आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका, यानी कि ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। अगला प्रश्न है, उत्तोलक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था?
तो उत्तोलक का जो सिद्धांत ये दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आर्किमिडीज के द्वारा जो है उत्तोलक का सिद्धांत दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गाजर का जो रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गाजर का जो रंग होता है यह किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो कैरोटीन, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। कैरोटीन की मौजूदगी के कारण जो है गाजर का रंग होता है, यानी कि ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पौधों में जो है जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पौधों में जो है जल का जो परिवहन होता है यह जाइलम के माध्यम से होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। पौधों में जल का जो परिवहन होता है यह जाइलम के माध्यम से होता है। वहीं अगर हम फूड की बात करें, पौधों में भोजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो वह फ्लोएम आंसर हो जाएगा। फ्लोएम के माध्यम से जो है फूड का परिवहन होता है पौधों में, और जल का जो परिवहन होता है पौधों में वह जाइलम के माध्यम से होता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो निम्न में से किस बीमारी से पीड़ित लोगों को दिया जाता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज से जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं उनको दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डायबिटीज यानी कि मधुमेह। अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में फैलने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। तो पूरी दुनिया में फैलने वाली बीमारी को हम कहते हैं पैंडेमिक, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, पैंडेमिक। इसके बाद अगला प्रश्न है, बीसीजी का जो टीका होता है इसमें जी का मतलब क्या होता है। तो बीसीजी के टीके में जो है आपका जी का मतलब क्या हो जाएगा, बीसीजी के टीके में आपका जी का मतलब हो जाता है ग्यूरेन। क्या हो जाता है, ग्यूरिन, यानी कि ऑप्शन जो इसका है आपका क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही। बीसीजी का जो टीका होता है ट्यूबरकुलोसिस का टीका होता है, यानी कि टीबी के लिए टीका बनाया गया था। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो आपका हो जाएगा बैकिले और कालमिटी ग्यूरिन, यानी कि इसका पूरा नाम होता है बीसीजी के टीके का बैकिले कालमिटी ग्यूरिन। तो इसका पूरा नाम भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तथा यह टीका किस रोग के लिए बनाया गया था, तो टीबी रोग के लिए यह टीका बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था ने 2019 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नाम से जानते हैं, इसने 2019 में अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। इसकी स्थापना की गई थी और जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट समाप्त किया गया था 1919 में, तो उस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की समाप्ति के बाद जो है आईएलओ की स्थापना की गई थी। इसके बाद इसमें वर्तमान में कितने मेंबर हैं, तो इसमें वर्तमान में आपको मिलेंगे 187 मेंबर। तथा आपको 1969 में जो है इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था, यानी कि विश्व शांति, नोबेल का जो विश्व शांति पुरस्कार था, नोबेल पीस प्राइज़ जो था 1969 में आईएलओ को दिया गया था। जिससे भी आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम अपने पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा है। तो हाल ही में यह देश है कजाकिस्तान। इसने अपनी राजधानी का जो नाम है पहले इसकी राजधानी का नाम अस्ताना था, परंतु अब इसने अपनी राजधानी का नाम बदल कर दिया है नूर सुल्तान, जो कि इनके पूर्व राष्ट्रपति का नाम है। उनके सम्मान में जो है कजाकिस्तान देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान रख दिया है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, 10 फरवरी के दिन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम था वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। इसे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। 2021 का जो महिला दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को, इसका थीम था वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 1999 में कारगिल युद्ध में मिली विजय के लिए, आप याद रखिएगा 1999 में कारगिल युद्ध में मिली विजय के लिए जो है हम 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो है भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली, आपको पता होगा। तो आपको बताना है कि जो अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, इनका संबंध किस भारतीय राज्य से है।
तो इनका संबंध है तमिलनाडु से, यानी कि ऑप्शन जो इसका है ए बिल्कुल सही है, हो जाएगा तमिलनाडु। तथा अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो जो बाइडन। तो दोनों आप क्या देखना है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन और नई उपराष्ट्रपति बनी है भारतीय मूल की कमला हैरिस। अगला प्रश्न है, और आईसीसी का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दुबई शहर में। आईसीसी की स्थापना की गई थी 1909 ईस्वी में। आईसीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ग्रेग बार्कले जो हैं, ये आईसीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये किस देश के हैं, तो न्यूजीलैंड के हैं। तथा आईसीसी के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार में जो है किसे चुना गया, यानी कि जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया 2021 का, उसमें संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार किसको दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीट्स के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 दिया गया। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी। तो इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज 2020 के वर्ष का जो हिंदी शब्द किसे, यानी कि 2020 का जो हिंदी शब्द है वह किसे चुना गया है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के द्वारा। तो आत्मनिर्भरता को जो है 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया है। तो राइट आंसर आपको जाएगा आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न है, और 2020 का जो G20 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब किया गया था। तो 2020 का जो आपका हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन, ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित किया गया। इसी आप ध्यान दीजिएगा, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 2020 का हो गया। उसके बाद 2021 का आपका इटली में होगा। उसके बाद भारत का 2023 में होगा, इसे आप ध्यान दीजिएगा। और 2022 का कहाँ पे होगा, तो 2022 का आपका आयोजन होगा इंडोनेशिया में G20 का। अगर हम 2019 की बात करें, 2019 का आयोजन किया गया था कहाँ पे, जापान में। तो ये आयोजन आपको पता होने चाहिए, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो आर्टिकल 338, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 है, इसका संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जा रही है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। और अगर हम पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें, तो नील जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। और दूसरे नंबर पर आपकी आती है अमेजन नदी। तो इसे आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, बृहद ज्वार यानी कि जो हाई टाइड होते हैं, ये कब आते हैं। हाई टाइड की यहाँ पे बात हो रही है कि जो हाई टाइड होते हैं, जो बृहद ज्वार होते हैं, ये कब आते हैं। तो बृहद ज्वार आता है जब सूर्य व चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जब सूर्य व चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तब हाई टाइड यानी कि बृहद ज्वार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा 4 मार्च। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नगोबा जात्रा त्यौहार किस राज्य का एक जनजातीय त्यौहार है। तो तेलंगाना का जो है एक जनजातीय त्यौहार है, काफ़ी फेमस है यह त्यौहार है नगोबा जात्रा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 360 आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं आर्टिकल 352 आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और आर्टिकल जो है आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 356 जो है आपका स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, उससे संबंधित है। 3 प्रकार के आपातकाल हमारे संविधान में वर्णित हैं, जिनको आपको याद रखना है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल। इसके बाद वित्तीय आपातकाल 360 में है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है। तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम जो है प्लेइंग इट माई वे है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, भारत के कुल कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हजारों बार यह परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। तो टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि जो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है आपको मिलेगा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में जो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए होमवर्क है, दूसरा होमवर्क है। पहला तो मैंने आपसे 8 राज्यों के नाम पूछे जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं और जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तथा आपका दूसरा सवाल है कि आप बताइए हाल ही में लेटेस्ट में जो है हमारे देश का नया टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि एकदम लेटेस्ट का जो टाइगर रिजर्व है कौन से नंबर का बना है तथा वह कौन सा टाइगर रिजर्व, पूरा डिटेल आपको बताना है इसके बारे में, लेटेस्ट के टाइगर रिजर्व के बारे में। 100% आपके एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप इसका जवाब देंगे तो आपका जो कमेंट है उसको पिन किया जाएगा, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और भारत को छोड़कर जाने वाले अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो सबसे पहले आए भी थे पुर्तगाली और सबसे लास्ट में गए भी थे पुर्तगाली। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न आज का है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके मध्य हस्ताक्षर किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के मध्य हस्ताक्षर किया गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि पर। तो राइट आंसर आपका जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के शासक के हस्ताक्षर किए गए थे। तो आज का यह लास्ट प्रश्न था जो कि प्रैक्टिस सेट हमारा 7वां था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।